हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रो लर्निंग। सो इस वीडियो में हम अपने पूरे क्रैश कोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें आपको चैप्टर वाइज सब कुछ बताया कि किस तरह से चैप्टर इस कोर्स में डिवाइड होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरे कोर्स को 11 आवर्स के डिमांडिंग कोर्स को मैं वीकली एक एक सेशन में या फिर चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करूं। तो इसके कारण मैं आपको वीकली वेडनेसडे एंड संडे को एक एक चैप्टर प्रोवाइड करता रहूंगा थ्रू द यूट्यूब वीडियोस। जैसे कि आपको पता है सभी चैप्टर डिफरेंट होंगे, अलग अलग टिप एंड ट्रिक्स होंगी, अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलेगी इस कोर्स में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बिगनर ना होते हुए थोड़ा बहुत आपको इस कोर्स का पता है, आइल्स का पता है, बेसिक फंडामेंटल्स आपके अगर आइल्स के क्लियर है तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए कोर्स को। चैप्टर 1 से आप शुरू कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 है और इसी चैप्टर के बाद आपको 2-3 दिनों के बाद नेक्स्ट चैप्टर मिलता रहेगा। मैं वीकली इसलिए प्रेफर करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो ऑफ कोर्स। और आई थिंक सो प्रैक्टिस इज मच इंपॉर्टेंट फॉर योर आइल्स स्कोर। जितने भी तरह के नोट्स आपको इस कोर्स में प्रोवाइड होंगे वो सभी आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो भी आप वहां पर मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। और कुछ भी आपको नॉलेजेबल चीज आपके पास हो आइल्स के रिगार्डिंग तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो कमेंट करके इस वीडियो में। ओके, सो अगर आप चैनल पे नहीं है तो पूरा चैप्टर एंजॉय कीजिए और फिर देखिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर आइल्स एग्जाम। और चलते हैं हमारे चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में हम राइटिंग टास्क 1 के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से राइटिंग टास्क 1 अपना कर सकते हैं और किस तरह से अपना ग्राफ लिख सकते हैं। बिकॉज आई थिंक सो 20 मिनट का ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम मेनली सिर्फ ग्राफ के ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे, इसमें हम कई डिफरेंट चीजें देखेंगे। द फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर आइल्स राइटिंग टास्क 1 में भी और टास्क 2 में भी। टास्क 1 में कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो आपको इंस्टीट्यूट पे हो सकता है ना कराए जाए। तो प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा। हैं हम इस चैप्टर में किस तरह से हम टास्क 1 कर सकते हैं और किस तरह से हम इसकी वोकैब को याद कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर 1। हाय गाइस, तो चैप्टर 1 में हम सबसे पहले राइटिंग टास्क 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कितने तरह के इसमें पार्ट्स में ग्राफ्स होते हैं, हमारे पास मैप्स होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, लेकिन किसी दूसरे तरीके से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो इसको समझ पाना। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें 20 मिनट्स में 150 अपने वर्ड्स को कंप्लीट करना है और जिससे हमारा स्कोर एनालाइज होगा। बट इसके ऊपर भी चीज़ें होती हैं। लाइक सबसे पहले तो एक टेक्निक होती है कि हम किस तरह से अपना ऐसे लिखते हैं या फिर अपना ग्राफ किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो वही आज तरीका आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम 2 तरह से इस टास्क 1 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास है जो हम ट्रेंड की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड की फॉर्म में, और जो हमारा सेकेंड है उसमें कंपेरिजन की फॉर्म में पेयर करके इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो सबसे पहले तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले तो फ़र्क मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम ट्रेंड किसी भी ट्रेंडिंग ग्राफ में किसी भी ट्रेंड का यूज़ करेंगे, मेनली तो बेसिकली जिस भी ग्राफ में हम ट्रेंड का यूज़ करेंगे उसमें उसकी वोकैब अलग होगी, उसमें ट्रेंड में उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होगी। ओके, तो कौन कौन से हमारे ऐसे ग्राफ जो ट्रेंड में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लाइन ग्राफ, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा बार ग्राफ। ओके, कंपैरिजन में हम अपना पाई लिख सकते हैं। पाई में मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरिजन होता है। उसके बाद मैप में हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कहीं हमारे पास ग्राफ होते हैं, जैसे कि चार्ट होता है, एक फ्लो चार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लो होता है, ना ही उसमें हम ट्रेंड का यूज़ करते हैं और ना ही उसमें हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। इनके अलावा जो चार्ट हमारे पास लाइन, बार, पाई, मैप, फ्लो चार्ट, ये 5 तरह के बेसिकली हमारे पास है। एक कंपैरिजन भी आ जाता है। कंपैरिजन क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्राफ्स। ओके, कॉम्बिनेशन ज़्यादातर जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं उसमें बेसिकली ज़्यादातर में हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। ओके, तो कंपैरिजन हमें कंपैरिजन वाली कैटेगरी में देखूंगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे राइटिंग टास्क। सबसे पहले तो इसके नोट्स आप प्रिपेयर करके रखिए। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ वैसे वैसे आप नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि ट्रेंड के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम अलग देखेंगे, ट्रेंड के हम जो वोकैब ट्रेंड में यूज़ होगी वो हम अलग देखेंगे। उसके बाद जो कंपेरिजन में हमारी वोकैब यूज़ होगी वो हम अलग देखेंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन तो इसमें अलग देखेंगे ही हम।
ओके तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको यही बताऊंगा कि इसमें वोकैब कैसे कैसे यूज़ होती है और किस तरह के हमें सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करना है इन सभी ग्राफ्स को लिखने के लिए। और सेकंड चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने 7 to 7 जितने भी ग्राफ हमारे पास होते हैं राइटिंग टास्क 1 में वो किस तरह से लिख सकते हैं। ओके ज़्यादातर ट्रेंड में हम टेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो टेबल हम ट्रेंड की जगह कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं। ओके ये दोनों में हमारा हो जाता है टेबल का कंसेप्ट, वो देखेंगे हम टेबल में कि किस तरह से क्या मतलब कि सैंपल आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। ओके तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास होने वाला है कि हम किस तरह से इसकी वोकैब का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी एक सेंटेंस फॉर्मेशन बना सकते हैं। ओके तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता टास्क 1 के लिए। होप सो ये भी 3 बैंड का हमारा टास्क 1 होता है, लेकिन ये भी 3 बैंड हमारे इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 3 हम 2.5 भी अपने सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइटिंग टास्क 1 टेक्निक्स। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। को इस वीडियो में मैं 4 ऐसी तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन की। सेंटेंस फॉर्मेशंस, जो अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशंस अपनी ये यूज़ करोगे अपने राइटिंग टास्क में, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन होगी ये गेम चेंजिंग होगी, और इसके बाद जो भी आप ऐसे लिखोगे वो आपका एक अलग ही लेवल पर चेक होगा। ओके और चेक होने से मुझे याद आया कि अगर आप अपना राइटिंग टास्क 2 या 1 जो भी चेक कराना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, IELTS विद प्रो लर्निंग, उसको जाकर फॉलो कीजिए और आप टास्क भी सेंड कर सकते हो बेसिकली। ओके तो सेंटेंस फॉर्मेशन जो हमारे पास सबसे फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो हमारी इडली स्ट्रक्चर होगी। तो इडली स्ट्रक्चर मैं अपनी पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन इस टाइम मैं आपको डिफरेंट तरह से इडली स्ट्रक्चर को समझाने का बहुत ज़्यादा मतलब कि कोशिश करूंगा आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो इडली स्ट्रक्चर मेनली तो बात क्या होती है कि इडली ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि ये आप इजीली याद रख सकते हो कि अपने एग्जाम में भी इजीली आप इसका यूज़ कर सकते हो। इडली स्ट्रक्चर का मेन बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि इडली स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है कि इडली ईडी हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके ईडी फॉर्म, और एलवाई हमारा बेसिकली होता है एडवर्ब। ओके एडवर्ब आपको क्या होती है अभी तक नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एडवर्ब ये सभी जो वोकैब बताऊंगा तो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ अल्टीमेटली मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि आप किस तरह से अपने राइटिंग टास्क 1 में यूज़ करोगे ग्राफ्स में, अपना ग्राफ को इसको यूज़ करने के लिए। ओके तो इडली स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके सब्जेक्ट का हमने यूज़ किया, जो भी हो एग्जाम्पल दूंगा आपको, प्लस फिर हम किसका यूज़ करेंगे, फिर हम V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर हम LY का यूज़ करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके तो ये बेसिकली है क्या, तो V2 हमारे पास वर्ब सेकंड फॉर्म, ओके सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, और फिर LY हमारे पास क्या है, LY तो हमने नया ही सुना है, ये हमारे पास एक एडवर्ब होती है। ओके एडवर्ब्स होती है हमारे पास और एडजेक्टिव्स होता है हमारे पास, दोनों का मतलब कि सेम ही होता है फंडा। तो आपको जब एडवर्ब और एडजेक्टिव बताऊंगा तो तभी उसका फंडा क्लियर करूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखिए कि यहाँ हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। LY हमारे किसके लिए होता है, एडवर्ब के लिए, एडवर्ब का यूज़ करेंगे। ओ आपको पता है ओ किसके लिए होता है, हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, और S हमारे लिए सब्जेक्ट के लिए। ओके हमारा सब्जेक्ट के लिए होता है। अब देखते हैं इसके 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहने का मतलब क्या है यह हमारा इस स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट, या मान लो आप पहले IELTS कर चुके हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, पता होगा किस तरह के ग्राफ आता है, मुझे तो पता ही है। तो उसमें सब्जेक्ट हमारा मेनली तो ट्रेंड्स में एक ही तरह के होते हैं कि लाइक द नंबर ऑफ कार्स, द नंबर ऑफ कंजप्शन। ओके तो एक एग्जांपल आपको देता हूं, द नंबर ऑफ कार्स, दिस इज आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम 2 ही वर्ड का यूज करेंगे। ओके या तो हम इंक्रीज का यूज करेंगे, इंक्रीज, या फिर हम डिक्रीज का यूज करेंगे, डिक्रीज्ड। ओके 2 ही चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, या तो उसकी जो सेल है या फिर नंबर ऑफ कार्स हैं वो इंक्रीज होंगी, या फिर वो क्या होंगी, या फिर वो डिक्रीज होंगी। ओके ये 2 ही चीज़ें यूज़ होंगी। तो V2 का फॉर्म का मतलब मेरा यहाँ सिंपल कहने का ये था कि इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड। ओके उसके बाद जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या है हमारे पास कि किस तरह से हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। सेल लगा सकते हो, द सेल ऑफ कार्स। ओके द नंबर ऑफ कार्स लिख सकते हो, द नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं, किस तरह से, या तो वो रैपिडली हो सकती हैं, LY आया ना लास्ट में, स्लाइडली हो सकती हैं वो, ओके या फिर ट्रेमेंडियसली हो सकती हैं। ये सब हमारी एडवर्ब्स होती हैं।
थोड़ा वेट कीजिए, मैं आने वाली नेक्स्ट मतलब अपकमिंग कुछ ही स्टेप्स में आपको ये सभी रिवील करा दूंगा कि किस किस तरह के एडवर्ब होते हैं, किस किस तरह के एडजेक्टिव होते हैं हमारे लिए। थोड़ा सा वेट करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम मैं आपको चाहता हूं कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ जाए। ओके, तो सेंटेंस फॉर्मेशन समझने के लिए बेसिकली तो आपका एक फॉर्मेशन याद करना जरूरी है। ये फॉर्मेशन याद कीजिए, एल वाई की फॉर्म। एल वाई कहीं भी हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ हम एडवर्ब का यूज करेंगे। एडवर्ब मैंने किससे की? एल वाई से, क्योंकि हर एक एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आपको जरूर मिलेगा। द नंबर ऑफ कार इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड कह सकते हो, किस तरह से? स्लाइटली हम कह सकते हैं। ओके, स्लाइटली, स्लाइटली। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब आपको इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देके दिखाता हूं कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस सेंटेंस फॉर्मेशन की मदद से। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं द रेट ऑफ वुमेन ग्रोन। ड्रामेटिकली हम यूज कर सकते हैं, ड्रामेटिकली। ओके, तो ये हमारे ट्रेंड में यूज होता है। जो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा आपको माइंड लगा के अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे अगर आप समझना चाहते हो इसको पूरे को, क्योंकि ये राइटिंग टास्क 1 में आपके बैंड को इंक्रीज कर सकता है। बिलीव मी, क्योंकि अब का नहीं है कि थोड़ी दिनों का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, 1 2 3 मोर देन 4 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। तो आपको ये बता सकता हूँ मैं कि इस सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड वन हमारा जो वो है एग्जाम्पल, वो देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं। द GDP ऑफ यूनाइटेड किंगडम वेंट डाउन सडनली। ओके, इन सभी का मतलब आपको पता ही होगा। ड्रामेटिकली का मतलब एकदम से, स्लाइडली मतलब आराम से, ठीक लेवल पर, कॉन्स्टेंटली। ओके, सडनली एकदम से। तो वेंट डाउन हमारी सेकंड फॉर्म होगी, ग्रोन हमारी सेकंड फॉर्म होगी, इंक्रीज्ड हमारी सेकंड फॉर्म होगी। तो V2 स्टैंड्स फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, द GDP ऑफ UK वेंट डाउन हमारी सेकंड फॉर्म है। वेंट डाउन का मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज्ड हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन वेंट डाउन मैंने यहाँ इसके वोकैब का यूज किया। वेंट डाउन का यूज कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ डिक्रीज्ड। ओके, ये सभी वोकैब भी आपको बताऊंगा अपकमिंग स्टेप्स में कि क्या कुछ आप यूज कर सकते हो। अभी सिर्फ फोकस कीजिए अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे। तो फोर्थ वन हमारा सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ वन एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस का। ये बेसिकली आप ट्रेंड में यूज कर सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो। कंपेरिजन किस तरह से? द नंबर ऑफ कार्स इन जापान इंक्रीज्ड या फिर आउट नंबर्ड स्लाइडली एंड USA। ओके, इस तरह से मैं आपको आगे बताऊंगा कंपैरिजन में भी किस तरह कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की भी क्रिएटिविटी जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, अपनी खुद की क्रिएटिविटी राइटिंग स्किल में आपकी खुद की जरूरी है कि आप एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस बना सकते हो। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। द डेटा ऑफ यूरोप रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। जो डेटा है यूरोप का रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। अब यहाँ आपको एक और स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि आप क्या 2 स्ट्रक्चरों का यूज कर सकते हो आपके टाइम को मेंशन करने के लिए। तो 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं हमारे पास? तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, सेकंड स्ट्रक्चर, टू एक्सप्रेस द टाइम पीरियड। तो 2 ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं। लाइक सबसे पहले तो फ्रॉम। ओके, फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, जब भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे वो टू के साथ आएगा। ओके, जो सेकंड स्टेप हमारे पास, जो सेकंड सेंटेंस हमारे पास, वो हमारा बिटवीन होगा, बिटवीन दिस। ओके, तो ये जो सेंटेंस है हमारा सेकंड सेंटेंस जो आपको बताया कि एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हैं हम टाइम पीरियड, वो फ्रॉम और बिटवीन के बीच में चलेगा। अब ये बताने का आपका मेन मोटिव मेरा क्या था कि आप इन सभी सेंटेंस फॉर्मेशंस में भी अपना लगा सकते हो, सेंटेंस का यूज कर सकते हो सेकंड सेंटेंस जो मैंने आपको बताया। अब किस तरह से यूज करेंगे? लाइक द नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज्ड स्लाइडली बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, या फिर द रेट ऑफ वुमेन ग्रोथ ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली। ओके, ड्रामेटिकली from this to this. Okay, the GDP of UK went down suddenly in 2009। या जो भी 2000 कुछ भी इन लगा के आप टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हो, या फिर किसी दो टाइम पीरियड के बीच में सडनली बिटवीन 2010 एंड 2012। ओके, बेसिकली इन 2011। ओके, द डेटा ऑफ यूरोप रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पीरियड। यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए। थ्रू आउट द पीरियड भी आप यूज कर सकते हो कि जितना भी पीरियड दिया गया है उसमें यूरोप का डेटा है जो वो कॉन्स्टेंट ही यूज हुआ है, कॉन्स्टेंट ही रहा है उसका
ट्रेंड। ओके, तो ये ट्रेंड के बारे में होगी हमारी बात। ऐसे ही ऐसे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं जो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, एक बार आपको करा देता हूं। एक बार लास्ट टाइम ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पूरा ही रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो राइटिंग टास्क 1 में, बेसिकली राइटिंग टास्क 1 में हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि किस तरह से हमें ना टाइम के पीछे भागना है ना वोकैब के पीछे भागना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फील करके अपना राइटिंग टास्क 1 लिखना है। ओके, राइटिंग टास्क 1 में चैप्टर 1 में हम सबसे पहले देखेंगे 2 तरह से हम अपने टास्क को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड की फॉर्म में। ट्रेंड की फॉर्म में ज़्यादातर जितने भी हमारे पास लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ जितने भी आएंगे वो हम ट्रेंड की फॉर्म में लिखेंगे। और कंपेरिजन की फॉर्म में पाई ग्राफ अगर हमारे पास आ गया, मैप आ गया और कॉम्बिनेशन आ गया 2 चार्ट का, तो वो बेसिकली हम कंपैरिजन की फॉर्म में ही लिखेंगे। अब ये चीज याद कर लीजिए, जब भी आपके पास लाइन, सिंगल लाइन हो तो वो ट्रेंड की फॉर्म में आएगा। बार में आप कंपैरिजन मत कीजिए, ट्रेंड में लिखिए। टेबल हमारे पास हो तो वो कंपैरिजन में लिख सकते हो आप। ओके, कंपैरिजन में ही लिखिए वो, आप लाइन ट्रेंड में भी छोड़ दीजिए। वो ज़्यादातर इंपैक्ट पड़ेगा कि टेबल में हमारे पास ज़्यादा डाटा होता है। जिसमें भी हमारे पास डेटा ज़्यादा हो वो हम कंपैरिजन की फॉर्म में या फिर ट्रेंड दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। और इनके अलावा एक फ्लो चार्ट होता है जिसमें हम एक फ्लो, कोई भी फ्लो या फिर कोई भी प्रोसेस मेंशन करते हैं। वो भी आपको नेक्स्ट मतलब अपकमिंग स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको भी, उसके साथ भी डील कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। अब ट्रेंड के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैब क्या होती है वो आपको बताऊंगा। सेंटेंस फॉर्मेशन देखा हमने, एक सेंटेंस फॉर्मेशन देखा जिसका नाम हमने इडली रख दिया। इडली का मतलब मेनली सिंपली है इसका, लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये इडली स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं अपने ट्रेंड को शो करने के लिए। लाइक सब्जेक्ट V2 + LY, V2 LY इडली, ED LY प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। एक बार यूज करके देखना, क्योंकि जिस तरह से हमने ये 4 सेंटेंस फॉर्मेशन की हैं तो इस तरह से आप भी ज़्यादातर कर सकते हो। और प्लीज़ इसके फॉर्मेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं जरूर चेक करूंगा। ओके, द नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज्ड स्लाइडली नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज हुई हैं। द रेट ऑफ वुमेन ग्रोन ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली। ओके, एकदम हुआ है। अब लिख सकते हो फ्रॉम दिस टू दिस, बिटवीन दिस टू दिस। अब जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप उन सभी सेंटेंस फॉर्मेशंस को कॉम्बिनेशन के साथ कि एक दूसरे का यूज एक दूसरे में करके कंपैरिजन ट्रेंड बना के फिर आप कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर चेक करूंगा और आपको हार्ट भी दूंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो, और आपकी करेक्शन भी करूंगा जहां भी आप गलत हो, चाहे जब मर्जी आप वीडियो देखते हो। द डेटा ऑफ यूरोप रिमेन कांस्टेंट, की डेटा है जो यूरोप का वो रिमेन कांस्टेंट। अब एक चीज़ और, जो भी हमारे ये कंटिनेंट्स हैं उसमें हमें कैपिटल वर्ल्ड का यूज़ करना है। लाइक यूरोप हो गया, UK हो गया, हमारे पास USA हो गया हमारे पास। ओके, जितने भी ये यूनियंस हैं उसमें हमें कैपिटल का यूज़ करना है। लाइक इंडिया को, इंडिया के सामने हम इंडिया में नहीं करेंगे। ओके, स्मॉल आई का भी यूज़ कर सकते हो इंडिया में भी। ओके, तो ऐसी जितनी भी होगी हमारे पास उसमें हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। लाइक अब ये हो गया एशिया हो गया, एशिया में हम कैपिटल A का यूज़ करेंगे। ओके, वेस्टर्न होगा, वेस्टर्न में हम कैपिटल W का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक सिली मिस्टेक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके नंबरों को डिडक्ट करती हैं, तो या ना मानो कहीं ना कहीं आपके बैंड स्कोर को डिडक्ट करती हैं। तो मैं यही चाहूँगा इस कोर्स में कि आप ये सिली मिस्टेक ना करो और एक एडवांस लेवल तक अपने आप को स्टैंड कर लो ताकि पाइल्स का पेपर ईजिली दे सको। इसके बाद आपको सिर्फ 10 डेज प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको मटेरियल दूंगा कि किस तरह से, किस मटेरियल में से, ऑथेंटिक मटेरियल में से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन थर्ड में हम किस तरह से देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई इडली वगैरह का कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे पास आर्टिकल प्लस, पिछले स्टेप में हमने एडवर्ब का यूज़ किया, यहाँ हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव भी आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब की यूज़ करेंगे। ओके, एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इज़ या फिर वॉज किस में हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है या फिर हमारी पास्ट में बात हो रही है। उसके बाद हम एक और वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, वर्ब हमारी क्या होगी, सीन हो सकती है, ऑब्जर्व हो सकती है, ऑब्जर्व्ड हो सकती है। थर्ड फॉर्म है ये बेसिकली तो हमारी, क्योंकि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम करेंगे वो हमारे पैसिव में करेंगे। ओके, हम नोटिस्ड का यूज़ कर सकते हैं, नोटिस्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। अब जो पहले देखा उसके बाद हम वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू
एंड प्लस हम ईयर का यूज़ करेंगे, पीरियड का, जो आपको सेकंड स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। इसको 1 मिनट ब्रैकेट में पा देता हूँ मैं। सेंटेंस फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस फॉर्मेशन का आपको, मुझे पता है ज़्यादातर 50% चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। हम इसको आपके सामने मतलब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगी चीज़ें। ओके, तो ए हमारे पास आर्टिकल है। ए लिखने का मेरा मतलब यहाँ मकसद क्या था कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, और आर्टिकल, ताकि आपको उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, तो आर्टिकल हमेशा ए ही आएगा। ओके, तो ए एडजेक्टिव। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है? तो पिक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा कि एडवर्ब हमारे पास क्या था, ड्रास्टिकली एंड ट्रेमेंडसली एंड ड्रामेटिकली, सडनली, इस तरह के LY की फॉर्म में हमने अपने एडवर्ब को देखा। तो अगर हम उसमें से LY हमारा हटा दें तो बेसिकली वो वर्क करेगा एज अ एडजेक्टिव। लाइक ड्रामेटिकली का अगर ड्रामेटिकली LY हटा दें तो ड्रामेटिक हमारा स्टैंड फॉर एडजेक्टिव। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एग्जाम्पल के जरिए आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टास्क 1 में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ड्रामेटिकली लिखा था, यहाँ ड्रामेटिक। अब वर्ब स्टैंड फॉर, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, और ड्रामेटिक या तो इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा। वहाँ हमने किसका यूज़ किया था? वहाँ हमने यूज़ किया था कि एडवर्ब का। एडवर्ब, जब भी एडवर्ब के साथ वर्ब आएगी उसमें हम ईडी का यूज करेंगे, और जब भी हमारा एडजेक्टिव के साथ वर्ब लगेगी वो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, और ड्रामेटिक इंक्रीज, इज या वोज, देखा गया था या देखा जा रहा है। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्चुअली ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ किस में है। पास्ट में है तो आप वोज का यूज करोगे, अगर प्रेजेंट में है तो आप इज का यूज करोगे। बेसिकली तो ज़्यादातर जितने भी ग्राफ होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्राफ किस में होते हैं? पास्ट में होते हैं, तो हम पहले ही वॉज का यूज करते हैं। और ड्रामेटिक इंक्रीज वॉज, ड्रामेटिक इंक्रीज वॉज, नाउ सीन, ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड, आप तीनों में से किसी मर्जी का यूज कर सकते हो। सीन, ओके, और ड्रामेटिक इंक्रीज वॉज सीन, वॉज सीन, सब्जेक्ट किस में? इन द रेट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। एज एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, एज एग्जाम्पल ही इसको लेना। कुछ भी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आपको समझाने में ही मतलब बहुत ज़्यादा मेरा फोर्स लग रहा है इस टाइम। तो प्लीज़ कितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको आप लीव आउट करना, और पे मेन फोकस रखना अपने पॉइंट पे, जो भी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो अ ड्रामेटिक इंक्रीज वो सीन इन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। ओके, तो ये हमने देखा। तो अब वैल्यू और ईयर का यहाँ क्या फंडा है? तो वैल्यू क्या हो सकती है? इट, कोमा पाकर, कोमा, इट कंप्राइज्ड टू 50%। अब ईयर का क्या फंडा है? यहाँ ईयर का यूज करेंगे इन 2001, या फिर ईयर आप किस तरह से यूज कर सकते हो? जैसे सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि ईयर आप किस तरह से यूज कर सकते हो, फ्रॉम या बिटवीन का स्ट्रक्चर का यूज कर। ओके, तो इन दो तरह से आप ईयर यूज कर सकते हो। थर्ड वे ये है, या थ्रू आउट द पीरियड आप लिख सकते हो, स्पैन आप लिख सकते हो। अब आप कंफ्यूज होंगे यहाँ कि मैंने कोमा पाकर ये वैल्यू की जगह ये मैंने क्या लिखा। ओके, तो वैल्यू का आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं वैल्यू का करना चाहता था, मैं सेकंड के बाद थर्ड आपको वैल्यू का ही बताना चाहता था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये वैल्यू का आप पिछले जो हमारा इडली स्ट्रक्चर था उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मतलब बेसिकली ये हमारा फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में एक वैल्यू वाला भी है, और नेक्स्ट मैं आपको वैल्यू का ही बताऊंगा। लेकिन इसमें एक बार आप ध्यान से दोबारा देखिए कि यहाँ तक हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये जो हमारी थर्ड फॉर्मेशन है यहाँ तक सब्जेक्ट तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वैल्यू और ईयर का मैंने नया फंडा ऐड किया है। ईयर का तो चलो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ईयर किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। बट वैल्यू का क्या? वैल्यू क्या हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी थी। ओके, एक इंक्रीज हो तो रहा है, वॉज सीन इन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, कि इंक्रीज दिख रहा है। इट कंप्राइज टू 50%, या फिर हम लिख सकते हैं, एक मिनट, हम लिख सकते हैं इट अकाउंटेड टू 50%
38%। अब इसमें कुछ हुआ, लेकिन ये हमारी वेरिएशन क्रिएट करेगा। वेरिएशन किस तरह से? आपकी राइटिंग स्किल को बूम अप करेगा और अनदर ही लेवल तक लेकर जाएगा। ओके, तो देख सकते हो आप, इट अकाउंटेड फॉर, दो तरह से हम अपनी वैल्यू को शो कर सकते हैं, और हर एक स्ट्रक्चर में आपको वैल्यू का शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में वेरिएशन लेके आएगा। ओके, तो देखो, ध्यान से सुनो। इट कंप्राइज टू का मतलब वो होता है कि वहां तक पहुंच जाना। अकाउंटेड फॉर का मतलब वो होता है कि वहां तक अकाउंट करना, कि वहां तक दर्शाना। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही होता है बेसिकली तो, और दोनों का यूज हम वैल्यू के लिए करते हैं। एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज मत करना। एक सेंटेंस में आप कंप्राइज्ड का यूज करना, एक सेंटेंस में आप अकाउंटेड का यूज करना, और थर्ड जो भी सेंटेंस फॉर्मेट करोगे आप, उसमें आप हो सके तो वैल्यू का यूज ही मत करना। ओके, अब जब भी हम ऐसे लिखेंगे चैप्टर 2 में, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि चैप्टर 2 में हम सभी मतलब जितने भी 7 तरह के हमारे ग्राफ होते हैं उसके सैंपल आंसर लिखने की, और देखेंगे कि किस तरह से हम 3 आउट ऑफ 3 बैंड का एक सैंपल आंसर लिख सकते हैं। उसमें हम देखेंगे भी किस तरह से हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन पे आपने फोकस रखिए। और सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी ही नई हम टेक्निक्स का यूज करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास स्टेप है उसमें एग्जांपल देखता हूं। सबसे पहले तो स्लाइड पहले मैंने यूज किया था स्लाइटली, क्योंकि वो एडवर्ब था। अब ये मैंने स्लाइड का यूज किया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। अ स्लाइटली डिक्रीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन द किसमें? इन द नंबर ऑफ कार्स बिटवीन, या वैल्यू लिख सकते हो, इन द नंबर ऑफ कार्स which accounted for 30% इन, ये 30% नहीं, यहां मिलियन भी आ सकता है, 30,000। ओके, 30,000 इन 2019। ओके, इन 2019 स्लाइटली डिक्रीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन द नंबर ऑफ कार्स। एक डिक्रीज, स्लाइटली थोड़ा डिक्रीज देखा गया है इन द नंबर ऑफ कार्स, जो विच अकाउंटेड फॉर 30,000 इन 2019। एंड, या फिर आप वाइल का यूज कर सकते हो, वाइल, या वेयर एज का यूज कर सकते हो, हाउ एवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, बहुत से कनेक्टर्स हैं, आपको आगे दिखाऊंगा मैं, उनका यूज कर सकते हो। वाइल इट कंप्राइज्ड टू 25,000, स्लाइडली का यूज किया ना, तो 25,000 इन 2021। ओके, या हम क्या कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं फ्रॉम या बिटवीन का स्ट्रक्चर लगा सकते थे। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू का हमारा पूरा हो गया, और ईयर का भी हमने साथ में ही पूरा कर दिया। ओके, ईयर का हम साथ में ईयर मेंशन कर रहे हैं अपना, तो ये भी पूरा हो गया। और बीच में हमारा कंपैरिजन भी लग गया। वाइल हमारा स्टैंड फॉर कंपैरिजन के लिए होगा। ओके, तो एक बार दोबारा एक सेंटेंस को पढ़िए। अ स्लाइटली डिक्रीज वॉज ऑब्जर्व, एक थोड़ा सा डिक्रीज हमने देखा, ऑब्जर्व किया गया है इन द नंबर ऑफ कार्स में, विच अकाउंटेड फॉर 30,000 2019, जो 2019 में 30,000 थी, वाइल इट कंप्राइज्ड टू 25,000। ओके, या फिर डिक्रीज्ड बाय 5,000, ये लिख सकते हैं। बाय और टू का भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि बाय का मतलब यूज कहाँ करते हो, टू का मतलब क्या होता है, और कैसे कैसे यूज करते हैं टू को भी। तो होप सो आपको ये सेकंड स्ट्रक्चर है जो वो भी हमारा समझ में आ गया होगा। अब थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थर्ड और फोर्थ जितने भी हमारे अपकमिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ये थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको सबसे पहले नोट डाउन कर लो, और इसकी PDF आपको इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी अगर चाहते हो तो। लेकिन फिर भी आपको ना समझना अपना ज़रूरी है कि नई मैं टेक्निक्स का यूज़ करूँगा, नई आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलते रहेंगे। ओके, तो अपना फोर्थ जो हमारे पास है उसका यूज़ करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन का। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर राइटिंग योर राइटिंग टास्क 1। ओके,
तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि जब भी आप कोई सैंपल आंसर पढ़ते हो राइटिंग टास्क 1 का, तो उसमें देयर का स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देयर का स्ट्रक्चर हमें तो पता नहीं हम किस तरह से कर सकते हैं देयर का स्ट्रक्चर, तो दो तरह से हम देयर का स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे, तो देयर हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज़ नहीं करेंगे, वो हम पैसिव में ही यूज़ करेंगे। एक्टिव और पैसिव में भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देयर का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो देयर इज या वॉज का यूज़ कर सकते हो। इज या वॉज अ एडजेक्टिव, यहाँ हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। एडवर्ब का सिर्फ बेसिकली हम मेनली तो यूज़ करेंगे इडली फॉर्म में, जहाँ हमें एल वाई का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो देयर इज या वॉज अ एडजेक्टिव प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस सीन, सॉरी यहाँ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, या आई गेस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वो हम सेंटेंस फॉर्मेशन में देखेंगे जैसा भी हमारा ठीक लगा। ओके, प्लस सीन, ऑब्जर्व या फिर ऑब्जर्व्ड या फिर हम नोटिस्ड। ओके, नोटिस्ड, ये तीन वर्डों का हम यूज़ करेंगे। और भी आपको वर्ड बताऊंगा जैसे जैसे सैम्पल आंसर्स चेक करेंगे हम, क्योंकि सैम्पल आंसर्स में ज़्यादातर हमको ऐसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद किसका, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ईयर्स का। ओके, ईयर्स का या टाइम पीरियड का, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसके एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको ज़्यादातर क्लियरिटी होगी। ओके, तो देयर इज या देयर वॉज अ, यहाँ तक तो हम सिमिलर वैसे ही चलेंगे। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। तो देयर, लाइक वी आर राइट दिस स्ट्रक्चर इन द पास्ट फॉर्म, देयर वॉज एडजेक्टिव, स्लाइडली का यूज, स्लाइडली हमारा एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ड्रास्टिक हम यूज कर सकते हैं या ड्रामेटिक हम यूज कर सकते हैं। देयर वॉज अ ड्रामेटिक, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक आप क्रैमिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिमाग कहाँ यूज करना पड़ेगा, कहाँ लगाना पड़ेगा, वो हमारा राइटिंग टास्क 1 का ग्राफ होगा। ओके, देयर वॉज अ ड्रामेटिक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रामेटिक इंक्रीज, यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको बताया था ना कि सेकंड फॉर्म का हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। देयर वॉज अ ड्रामेटिक इंक्रीज सीन, सीन लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड लिख सकते हैं, नोटिस्ड लिख सकते हैं, सीन। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है, पिछला ही सब्जेक्ट चक लेते हैं। इन द रेट ऑफ जीडीपी इन यूके। ओके, तो आपको पता लगा होगा यहाँ देयर वॉज अ ड्रामेटिक इंक्रीज या ड्रास्टिक इंक्रीज सीन इन द रेट ऑफ जीडीपी इन यूके। जीडीपी की ग्रोथ हमने दिखी है यूके में। अ वैल्यू, इट अकाउंटेड फॉर दिस टू दिस, या अकाउंटेड फ्रॉम दिस, फॉर भी लिख सकते हो, दिस टू दिस इन दिस। ओके, तो इस तरह से आप अकाउंटेड का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर्स। तो जो हमने ज़्यादातर सेंटेंस स्ट्रक्चरों में क्या देखा कि जो हमारा वैल्यूम हो वैल्यू और ईयर है वो मेनली हम कंपैरिजन के साथ या फिर कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर रहे हैं। ओके, कंपैरिजन भी जिसमें शो हो रहा है और कंपैरिजन भी जिसमें शो हो रहा है। ओके, तो फिफ्थ हमारा स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी आपको मतलब अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। इसको भी पहले एक बार बॉक्स में कैद कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो इसके नोट्स बनाना, सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज़ करना। तो ये हमारे पास हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, दिस वन इज अ फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज़ बहुत ज़्यादा करना राइटिंग टास्क 1 में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बूस्ट अप योर स्कोर। ओके, तो फिफ्थ वन का हम यूज़ करते हैं। तो फिफ्थ वन जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे हमारी, उसमें क्या होगा बेसिकली जो हमने देयर का स्ट्रक्चर यूज किया उसकी सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म यानी कि पैसिव होगा। ओके, वो हमने एक्टिव में यूज किया, अब यहाँ हम पैसिव में यूज करेंगे और ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब में पड़ेगा। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। लाइक देयर, अब यहाँ हम यूज करेंगे हैड बीन अ एडजेक्टिव, यहां तक तो आपको क्रैम भी हो गया होगा। प्लस अब यहां हम V1 का यूज करेंगे, फिर प्लस हम यहां सीन का यूज करेंगे, फिर प्लस
सीन, ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड, किसी मर्जी का यूज कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस वैल्यू का यूज करेंगे, प्लस ईयर का यूज करेंगे, और फिर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन तैयार। ओके, तो किस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे सबसे पहले देयर, एज इट इज, हैड बीन। हैड बीन, इसमें हैड बीन का यूज हुआ है, ये बेसिकली हम पास्ट में यूज करेंगे, इसीलिए यहां पर हैड बीन का यूज किया गया है। देयर हैड बीन अ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव हमारा होगा, वही यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव जो हमने पहले किया था, ड्रामेटिक इंक्रीज ऑब्जर्व इन द रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। ओके, अब वैल्यू आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं भी लिख के दिखा देता हूं आपको एक बार। इट कंप्राइज्ड टू 25%। देखिए, अब एक चीज और यहां पर नोटिस कीजिए कि यहां ईडी फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम पास्ट में ज्यादातर बात कर रहे हैं सभी सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, लेकिन अगर यहीं प्रेजेंट में हम बात करें तो ये कंप्राइज होगा सिर्फ। ओके, कंप्राइज टू 25%। ओके, बिटवीन 2001 एंड 2010। अब यहां तक हमारी पूरी क्लियर हो गई होगी जो भी राम कहानी हमने इसमें वीडियो में देखी। तो राइटिंग टास्क 1 में बेसिकली आपको इस सेंटेंस फॉर्मेशन, 5 सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और उसके साथ ही जो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं कराऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखनी है। हम हर कोई मतलब कि 50%, मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं आइल्स में अपनी इंट्रोडक्शन लिखते हैं एक मतलब कि एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस आपने सुना होगा कि एक्टिव फॉर्म में अपनी वो लिखते हैं इंट्रोडक्शन, लाइक द जो भी कुछ दिया होता है वही पैराफ्रेज करके लिख देते हैं। लेकिन जो हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर में देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम पैसिव फॉर्म में किस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। और कंपेरिजन किस में ज़्यादातर करेंगे, कंपेरिजन हम देखेंगे वो हमारा कंक्लूजन में देखेंगे, ओवरऑल में देखेंगे। ओवरऑल उसमें होता है ना, तो ओवरऑल में हम देखेंगे ओवरऑल किस तरह से बना सकते हैं। तो मेनली आपको 10 मिनट में आपका एक 3 आउट ऑफ 3 बैंड पूरा स्ट्रक्चर आपका यूज हो जाएगा, और आप ट्राई भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे तो मेनली आप लिख सकते हो 10 मिनट्स में अपना राइटिंग टास्क 1, जिससे आपके पास 50 मिनट्स होंगे फॉर प्रिपेयरिंग योर राइटिंग टास्क 2। और इसीलिए होता है ये जो 20 और 60 मिनट दिए गए होते हैं ना, ये इंटरचेंज इसी तरह होता है कि आप अगर तो एक ही चीज़ में परफेक्ट हो जाओ कि आप 10 मिनट में लिख दो, 50 मिनट्स आपके पास होंगे राइटिंग टास्क 2 लिखने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे। और नेक्स्ट जो भी हम बात करेंगे वो हमारी वोकैब और उसके साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है अब हमें बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपनी वोकैब वाले पार्ट पर मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि वोकैब भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 25% हमें वोकैब से ही हमारा बैंड स्कोर मिलेगा। ओके, तो वोकैब हम किस तरह से देखेंगे, इसमें देखेंगे फॉर इंक्रीज के लिए क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज के लिए क्या लिख सकते हैं, एंड एट द लास्ट फ्लक्चुएशन के लिए। टास्क 1 में जितने भी ये फंडाज हमारे यूज़ होते हैं ना, कांस्टेंट के लिए, स्टैटिक के लिए, ओके, और फ्लक्चुएशन के लिए, स्ट्रक्चर्स में जैसे कि हमने ऑब्जर्व, सीन, ये चीज़ें यूज़ की, इनके लिए जितने भी हमारे टास्क 1 में वोकैबुलरी यूज़ होती है ना, वो सभी हम इस पार्ट में कवर करेंगे। और चैप्टर 1 ही हमारा इस टाइम चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम यूज़ करेंगे सभी वोकैबुलरी को, यूज़ करेंगे हम ये सभी सेंटेंस फॉर्मेशंस को। इसलिए मैंने ये चैप्टर 1 इसमें चैप्टर 1 में ये सब कुछ इंक्लूड किया कि राइटिंग टास्क 1 में आपको ये सब कुछ पहले ही प्री रिक्वायरमेंट आपकी ये होनी चाहिए कि आप सब कुछ ये लर्न करके आओ कि चैप्टर 2 में जाने से पहले कि आपको सेंटेंस बनाने आ जाने चाहिए कि राइटिंग टास्क 1 में किस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशंस यूज़ होती हैं, वोकैब किस तरह से यूज़ होती है, और उसके बाद डिक्रीज, इंक्रीज, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बार बार पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। नोट्स आप ज़रूर बनाइए, हैंड रिटन नोट्स आपके ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि वो आपके ज़रूर ज़्यादातर हेल्प करेंगे आपके पेपर से 1 या 2 दिन पहले। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइटिंग की वोकैब आपका क्या होगा। वोकैब पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज। इंक्रीज की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ब की बात करूँ। नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है, अ एडजेक्टिव की जगह अ ड्रास्टिक,
और ड्रामेटिक का हमने यूज़ किया। ओके, अगर हम यहाँ ड्रामेटिक या ड्रास्टिक का यूज़ ना करते और इंक्रीज लिख देते, एन इंक्रीज लिख देते, एन इंक्रीज वो सीन इन द रेट ऑफ कंजप्शन, तो भी हमारा गलत नहीं होता, तो भी हमारा ठीक होता। बट जो ये इंक्रीज है एज अ वर्ब ना होकर ये पूरा का पूरा हमारा नाउन हो जाता। ओके, ये पूरा अभी भी हमारा नाउन है तो भी हमारा नाउन ही रहता, अगर हम इसका भी यूज़ नहीं करते तो भी हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन एज इट इज़ ही रहता। ओके, तो उस जगह आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो इंक्रीज का। अब देखो, एन इंक्रीज का तो आप बार बार यूज़ नहीं करोगे, एन इंक्रीज की जगह आप इंक्रीज की जगह कुछ और का भी यूज़ करोगे, किसी और का। लाइक हम लिख सकते हैं राइज लिख सकते हैं, एन इंक्रीज लिख सकते हैं, एन अपवर्ड ट्रेंड लिख सकते हैं, अ ग्रोथ लिख सकते हैं, अ जंप लिख सकते हैं, अ क्लाइम लिख सकते हैं। इस तरह के वर्डों का तो आप यूज़ करोगे ना, तो देखते हैं कि इस तरह की वोकैबलरी आप किस तरह से यूज़ करोगे। सबसे पहले एज अ वर्ब किस तरह से आप इंक्रीज का यूज़ करते हो, आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो कि यूज़ करने में इंक्रीज वर्ड का। ओके, तो वर्ड जितनी वोकैब होगी वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको यूज़ करनी आपको आनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी पूरी मदद करूंगा जैसे भी आप चाहते हो। आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है। ओके, तो वहाँ जाकर आप मेनली तो मेरे पास डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं कि इंक्रीज़ की जगह हम लिख सकते हैं इंक्रीज़ ही लिख सकते हैं, राइज लिख सकते हैं, राइज। ओके, राइज बढ़ना। गो अप लिख सकते हैं, गो अप किस में, गो अप लिख सकते हैं अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो। ओके, और वेंट अप लिख सकते हैं अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो। अपलिफ्ट लिख सकते हैं, अपलिफ्ट लिख सकते हैं। ओके, रॉकेट लिख सकते हैं, रॉकेट लिख सकते हैं। ओके, क्लाइम लिख सकते हैं, क्लाइम का मतलब चढ़ना, कुछ भी चढ़ना होता है तो हम क्लाइम का यूज़ करते हैं ना बेसिकली, तो क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है। अप सर्च का यूज़ कर सकते हैं, आप सर्च का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ सिलेक्टिव आपको वर्ड भी बताऊंगा जिसका आप श्योरली आप उसका यूज़ कीजिए अपने राइटिंग टास्क 1 में। फॉर इंक्रीज के लिए आप जंप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखो हम इतनी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते एक राइटिंग टास्क 1 में। ओके, क्योंकि राइटिंग टास्क 1 में यार अपने 4-5 मोस्ट लिमिट मैक्सिमम हम 6 सेंटेंस का यूज़ करेंगे अपनी। ओके, एक BP1 या BP2 बनाने के लिए, तो उसमें सभी जगह हम इंक्रीज का यूज़ थोड़ी करेंगे, उसमें हम डिक्रीज का भी यूज़ करेंगे। तो इंक्रीज में लिमिटेड सिलेक्टिव आपको बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो, और अभी भी आपको सिलेक्टिव बताना चाहता हूँ, लेकिन वैरायटी 1 से 1 है। और दूसरी तरफ देखूँ तो 1 से 1 जो वर्ड हैं आपके लिए मैंने ढूंढ के रखे हैं कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ, तो वो सभी वर्ड आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको सिलेक्टिव वर्ड ही बताना चाहता हूँ। 5 वर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला राइज का आप यूज़ करना। ओके, गो अप का यूज़ करना अपनी राइटिंग टास्क 1 में। उसके बाद क्लाइम का आप यूज़ करना, और अपसर्च का आप यूज़ करना, और जंप का आप यूज़ कर सकते हो। और जंप का अगर जंप्ड करते हो तो PED एक और लग जाएगा, लेकिन जंप अगर नहीं यूज़ करना तो आप अपलिफ्ट यूज़ कर सकते हो। ये अच्छा वर्ड है। अब जिसको सर्कल करूँगा वो आपको ज़रूर यूज़ करने और लिख लेने हैं। राइज का आप यूज़ कर सकते हो, गो अप का यूज़ कर सकते हो, अपलिफ्ट का यूज़ कर सकते हो, अपसर्ज का यूज़ कर सकते हो, और क्लाइम का यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर क्लाइम का यूज़ ना हो तो जंप का यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल होगा। ओके, तो ये 5 वर्ड आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे फॉर वोकैबुलरी फॉर इंक्रीज। और इंक्रीज के लिए जो भी आपकी वोकैबुलरी है। अब देखते हैं डिक्रीज। तो डिक्रीज में देखते हैं किस तरह से वोकैबुलरी हम देख सकते हैं। तो डिक्रीज में सबसे पहले तो फॉल, इसमें राइज है तो इसमें फॉल भी होगा ना, तो फॉल में हम देखते हैं। फॉल के बाद हम देखते हैं डिक्लाइन। ओके, डिक्लाइन, यही हमारे पास 5 आपको बताऊंगा जिस तरह से इसमें इंक्रीज में बताया है, क्योंकि वोकैब तो यार आप जहां मर्जी से जितनी मर्जी देख सकते हो, लेकिन उसे याद भी आपको करना है। तो उसी हिसाब से आपको 5 वर्ड बताऊंगा जो आपने यूज़ करने हैं। और सभी वोकैबुलरी के जितने भी बड़े बड़े वर्ड हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, और उस टाइम तो इतना पैनिक सिचुएशन हमारे पास होती है ना एग्ज़ाम टाइम में कि स्पेलिंग ऑटोमेटिक ही हम छोटी छोटी स्पेलिंग भी भूल जाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज तक की भूल जाते हैं। ओके, तो इसलिए कम स्पेलिंग से यूज़ कीजिए और कम से कम वोकैब का यूज़ कीजिए। फॉल हो गया हमारे पास, डिक्लाइन हो गया हमारे पास, ड्रॉप हो गया हमारे पास। ओके, ड्रॉप हो गया हमारे पास, और प्लंज हो गया हमारे पास। ब्यूटीफुल वर्ड प्लंज, डिक्रीज के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसके अलावा हमने यहाँ गो अप करा तो ये गो डाउन हो गया हमारे पास, या वेंट डाउन हो गया अगर पास्ट में है तो। आपको पता ही है किस तरह से पास्ट और प्रेजेंट में
रखना है ध्यान इसका। तो यही 5 है जो हमारे पास यूज़ करने हैं। सबसे पहले डिक्लाइन, डिक्रीज का डिक्लाइन कितना सिंपल है, इजीली याद होगा। ड्रॉप, ड्रॉप हमें पता है कि ड्रॉप होना, ओके, डिक्रीज होना। प्लंज, प्लंज आपको याद रखना पड़ेगा और आप बार बार अगर इसका यूज़ करोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। गो डाउन या वेंट डाउन भी हमारे पास ईजी है और फॉल तो हमारे पास है ईजी। तो ये वर्ड्स जो भी मैं सर्कल कर रहा हूँ वो प्लीज़ आपको याद रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये ही इंपॉर्टेंट होंगे वर्ड, और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास कि कांस्टेंट की वोकैब क्या होगी। कांस्टेंट के लिए किस तरह के हम वोकैबलरी यूज़ करेंगे। तो कांस्टेंट, इनके लिए ज़्यादातर वोकैब की यूज़ नहीं होता वैसे, लेकिन हम स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं रीमेन कांस्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं रीमेन, ईडी लग जाएगा अगर पास्ट में है तो, रिमेन के आगे ईडी लगेगा, कांस्टेंट के आगे ईडी नहीं लगेगा। रिमेन स्टैटिक लिख सकते हैं, सिंपल सी ये कांस्टेंट के लिए। अब फ्लक्चुएशन के लिए देखते हैं। फ्लक्चुएशन जिगजैग मोशन हम लिख सकते हैं वैसे, लेकिन देखते हैं फ्लक्चुएशन के लिए। फ्लक्चुएशन के लिए सिर्फ एक ही यूज़ कीजिएगा। फ्लक्चुएशन के लिए हम पैल्पिटेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, पहले एक बार मोटिव सुनिए मेरा, कि इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, फ्लक्चुएट ये सभी इजी हैं और इजीली आपको आ भी जाएंगे। अब मेनली जो हम अपने राइटिंग टास्क के इन स्ट्रक्चरों में यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसकी वोकैब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वोकैब ही हमें ज़्यादातर यूज़ करनी है। अपने 5 स्ट्रक्चर भी अगर लगाएंगे ना, तो उसमें से या तो एक इंक्रीज होगा या एक डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा या फ्लक्चुएशन, एक एक ही होगा ना। लेकिन जो आपकी एडवर्ब और एडजेक्टिव होगी, ये 5 तरह के यूज होंगे। तो आपको बताता हूं कि इसकी वैरायटी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, एडवर्ब और एडजेक्टिव, और बताना भी आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब होता क्या है। तो मूव करते हैं हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब के टॉपिक पर, जो राइटिंग टास्क 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब देखते हैं हम किस तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब को यूज़ करेंगे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में। किस किस तरह के, कैसे कैसे हम वोकैब इसके लिए निकाल के लेके आ सकते हैं यूज़ करने के लिए इन योर इडली स्ट्रक्चर, और जितने भी आपको 5 से 6 मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए। ओके, तो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो चेंज, एक तो शार्प चेंज में हम यूज़ करेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव का, और सेकंड जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे मॉडरेट चेंज में। मॉडरेट यानी कि आप लो लेवल चेंज भी कह सकते हो, कि जो लो लेवल पे हो, कम छोटा मोटा हो, स्लाइडली हो, उसको हम मॉडरेट चेंज में कन्वर्ट करेंगे। और जो शार्प चेंज होते हैं एकदम सडनली, ओके, ड्रामेटिकली, ड्रास्टिकली, रैपिडली, हम कह सकते हैं रैपिडली जो चेंज होते हैं, उसमें देखेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब किस तरह से यूज करेंगे। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो चेंज हो रहा है, जो ट्रेंड है, वो शार्पली इंक्रीज है या शार्पली डिक्रीज है, या फिर आपका मॉडरेट चेंज है, ओके, थोड़ा बहुत चेंज है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना एडवर्ब और एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करो, तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्ब हमारा किस तरह से होगा। तो एडवर्ब, सबसे पहले एडवर्ब शार्प चेंज के लिए होगा, वो हमारे पास होगा ड्रामेटिकली, ओके, ड्रामेटिकली। अब एक चीज़ और सुनिए, जहाँ भी हमारे पास ए हो, इसकी स्पेलिंग याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि एडवर्ब जब भी हम यूज़ करें, जहाँ भी ए हमारे पास हो एट द लास्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो हम डबल एल वाई का यूज़ करेंगे। अगर ए की जगह ई हो तो हम सिंगल एल वाई का यूज़ करेंगे। अगर आई हो तो भी हम सिंगल एल वाई का यूज़ करेंगे। मेनली हमें ए देखना है कि जैसे कि ड्रामेटिकली, ड्रामेटिक में ए आता है लास्ट में एडजेक्टिव में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डबल एल वाई का, क्योंकि इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ड्रामेटिकली, और सेकंड हमारा रैपिडली का यूज़ कर सकते हो। शार्पली का आप यूज़ कर सकते हो, शार्पली, ओके। उसके बाद क्विकली का आप यूज़ कर सकते हो, स्पीडली का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंटली का भी यूज़ कर सकते हो। 4 हो गया। और 5th जो हमारे पास है वो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, क्विकली का, ओके। क्विकली ऑल्सो अ ब्यूटीफुल वर्ड, ओके। क्विकली का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो एडवर्ब हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं एडजेक्टिव किस तरह से यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव भी यहाँ बिल्कुल सिंपली यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पीछे हम एल वाई की फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो एडजेक्टिव में यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव में हम यूज़ करेंगे ड्रामेटिक, के बाद रैपिड, उसके बाद शार्प, उसके बाद सिग्निफिकेंट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्विक, ओके। तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एल वाई और
एल वाई का ही डिफरेंस है। इसमें हमने एल वाई का यूज़ किया क्योंकि ये एडवर्ब थी, और इसमें हमने एल वाई का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो बेसिकली आपको ये एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज़ समझ में आया होगा, कहाँ कहाँ करना और किस तरह से करना है। अब शार्प चेंज के लिए हमारे पास इनफ हैं। आप थोड़ा सा मॉडरेट चेंज के लिए देखते हैं, मॉडरेट चेंज के लिए हम किस किस तरह के यूज़ करेंगे जल्दी से देखते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास मॉडरेट चेंज है, मॉडरेट चेंज में जो हम एडवर्ब देखेंगे वो भी बिल्कुल सेम ही होगी। ओके, लाइक जैसे मॉडरेट में हमने इसमें यूज़ किया ड्रामेटिकली, शार्पली, क्विकली, मतलब एकदम से, लेकिन इसमें एकदम से नहीं होगा तो ग्रेजुअली। ओके, ग्रेजुअली का यूज़ करेंगे हम इसमें। ग्रेजुअली के बाद हम यूज़ करेंगे मोडेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मोडेस्टली भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेटली का यूज़ कर सकते हैं। अब ए एल के बाद हमने डबल एल लगाया है, लेकिन टी के बाद हम डबल एल नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप स्पेलिंग याद कर सकते हो। जैसे हमने सेंटेंस में यूज़ किया स्लाइटली, स्लाइटली का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइटली का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुत से ऐसे वर्ड हैं, स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। मैं जहाँ तक कहूँगा आपको 3 आपके लिए इनफ है। एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ में देखते हैं हम क्या क्या देखेंगे। एडजेक्टिव में भी हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ग्रेजुअली का हम ग्रेजुअल कर देंगे, ग्रेजुअल कर देंगे। मॉडरेटली का हम मॉडरेट कर देंगे, स्लाइडली का हम स्लाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम किसका यूज़ करेंगे, अपने मोडेस्ट चेंज या फिर मॉडरेट चेंज के लिए हम इन सभी एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। होप सो आपको ये पूरी की पूरी समझ में आई होगी कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करी, किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करी, वोकैब फॉर द इंक्रीज डिक्रीज एंड टास्क 1 के लिए जितनी वोकैब हमारी यूज़ होती है किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब लास्ट चीज़ इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम हमारे पास ना ज़्यादातर इसमें क्या होती है कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हमारी फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या कंसेप्ट है फ्रैक्शन का। राइटिंग टास्क 1 में आपके लिए फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन का मतलब, कहने का मतलब क्या है, कहीं आपके पास अगर 2%, 3%, 4% अगर आ गया तो आप बार बार अपनी न्यूमेरिकल पॉइंट्स, नंबर्स का आप यूज़ करोगे। उससे अच्छा है आप उसमें राइटिंग में अपने राइटिंग के हिसाब से इसमें वेरिएशन पैदा करो, वेरिएशन लेके आओ कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि यार ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। और जिस टास्क में न्यूमेरिकल वैल्यू का ज़्यादा यूज़ नहीं होता वो अलग ही इम्प्रैक्टिव लगता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स और एग्जामिनर उसको चेक करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर वेरिएशन होती है। ओके, तो 2%, 3%, 4% को हम क्या कर सकते हैं, टीनी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ओके, अब 24 ऐसे ही हमारे पास कहीं है, आपको चार्ट शेयर कर दूंगा ये मैं उसके साथ ही, मतलब कि पीडीएफ में ही इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, 24%, 25%, 26%, इसकी अलग से वीडियो भी मैं अपलोड कर ही रखी है मैंने, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसमें ही देख के जाओ। ओके, आपको दूसरी वीडियो पर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। 24% को ऑलमोस्ट, अब मैं यहाँ से बताना क्या चाहता हूँ, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर क्या, 25% क्वार्टर। ओके, 26% हमारी क्या होगी, क्वार्टर। ओके, रफली लिख सकते हैं, रफली 1 क्वार्टर। अब कोई भी मान लो कि 25 है तो क्वार्टर, 50 है तो हाफ, ओके, 80 है तो मोस्ट ऑफ द भी लिख सकते हो, मोस्ट भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन उससे अगर नीचे है तो ऑलमोस्ट, अगर उससे ऊपर है तो रफली। ओके, इस तरह से आपको यूज़ करना अपनी फ्रैक्शंस का। तो होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जितना भी लंबा हो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें पूरी की पूरी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, पूरी की पूरी आपको राइटिंग टास्क 1, चैप्टर 1 में राइटिंग टास्क 1 का समझाया गया है कि किस तरह से आप ट्रेंड और कंपैरिजन का यूज़ करके अपना राइटिंग टास्क 1 लिख सकते हो। और सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे ऑल द ग्राफ्स ऑफ राइटिंग टास्क 1। जैसे ही राइटिंग टास्क 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म होता है तभी हम मूव ऑन करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से राइटिंग टास्क 2 में ऐसे लिख सकते हो, राइटिंग में वैरायटी किस तरह से लेके आ सकते हो, और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही स्कोर ले सकते हो। क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो मतलब कि फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दे चुके हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत पता है अपना, तो ये टेक्निक्स आपके लिए ज़रूरी हैं। होप सो आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू गेट द रियल ऑथेंटिक मटेरियल।
okay, from Pro Learning. Thank you very much.